एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं जो अपना चैप्टर है सेबी रेगुलेशन। 10 मार्क्स का अपना वेटेज कैरी करता है ये चैप्टर। इसके हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है और ये इजी है। मतलब बेसिकली इसमें से जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आए हुए हैं वो काफी सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आए हुए हैं। ठीक है, एक या दो बार आपका ऐसा होगा कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में से, बाकी 90% आप यही मानो कि इसमें से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपका बनता है और काफी इजी इजी से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं इस चैप्टर में से। देखो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आया है सेबी टेक ओवर कोड वाला जो अपना यूनिट है उसमें से। इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं, अपना जून 25 में आया है ये। दो क्वेश्चन क्या पूछे हैं, पहला आपसे पूछा है, आपको लिखना है ऑब्लिगेशंस ऑफ टारगेट कंपनी। जो अपनी टारगेट कंपनी होती है जिसका टेक ओवर हो रहा है उसकी क्या ऑब्लिगेशंस होती है। एंड सेकंड डायरेक्ट है एग्जेम्पशंस पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको टारगेट कंपनी की सारी ऑब्लिगेशन लिख देनी है कि जो बीओडी वगैरह होते हैं उनको बिजनेस कंडक्ट करना होता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, रिकॉर्ड डेट वगैरह हम फिक्स नहीं कर सकते। हमने बात की थी कि डिविडेंड के लिए या बोनस या किसी भी चीज के लिए हम रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं ऑन और आफ्टर द थर्ड वर्किंग डे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द टेंडरिंग पीरियड। सब कुछ हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अक्वायरर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द आइडेंटिफाइड डेट, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एज पर रजिस्टर ऑफ मेंबर। ठीक है, वो सारी आपको डिटेल्स देनी होती है। और ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड अनलेस द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ एसआर इज ऑब्टेन, जो बीओडी वगैरह है वो कोई भी जो मटेरियल असेट्स हैं कंपनी के उसको एलिनेट नहीं करेंगे। तो ये सारे डायरेक्टली आपको लिख देना है क्या है अपने ऑब्लिगेशंस ऑफ द टारगेट कंपनी। इसके बाद आपसे सेकंड जो टॉपिक पूछा है वो क्या पूछा है, एग्जेम्पशन। बेसिकली एग्जेम्पशंस में क्या आता है, हमने पढ़ा था कि कब कब ओपन ऑफर वाली जो रेगुलेशन है या ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी या टेक ओवर जो रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब यहाँ पे भी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हुआ है, शेयर्स एक्वायर किए हैं किसी न किसी ने, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे उसको टेक ओवर नहीं मानेंगे। ओपन ऑफर वाली सारी चीजें हमें यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, बेसिकली कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमने बात की थी कि जो भी एक्विजिशन हुआ है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अब ये जो इतने भी सारे लोग हैं ये टेक ओवर करने के पर्सपेक्टिव से शेयर्स नहीं ले रहे हैं, इनका जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इनको लेना पड़ा। जैसे हमने बात की थी अंडर राइटर्स वगैरह, स्टॉक ब्रोकर। मैंने आपको याद होगा क्लास में एक एक का एग्जाम्पल देके समझाया था कि कौन सा पर्सन किस सिचुएशन में कंपनी के शेयर्स एक्वायर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस से उसको एलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको याद आ गया होगा अंडर राइटर, स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर हो गया। ठीक है, इसके अलावा मर्चेंट बैंकर एक्टिंग एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था, या फिर सेफ्टी नेट वगैरह, ये तो बेसिकली भी एप्लीकेबल है भी नहीं। तो ये सब ऑर्डिनरी कोर्स वाले आ गए। इसके बाद में हमने बात की थी कि जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, ठीक है, अमालगमेशन, डीमर्जर ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्राइब्यूनल, कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के चलते ये सब चीजें हो रही है, तो उसके चलते आपने शेयर्स एक्वायर किए हैं, मर्जर, डीमर्जर या अमालगमेशन, तो वहां पे भी टेक ओवर के रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। या फिर डीलिस्टिंग वगैरह हो रही है उस वजह से हो रहा है, या हमने आईबीसी में रेजोल्यूशन प्लान पढ़ा है उसके चलते हो रहा है एक्विजिशन, या फिर सरफेसी एक्ट है अपना उसके चलते हो रहा है। सो ये सब चीजें जो है ये सब एक्सेप्शंस में आती है। मतलब यहाँ पे जो अपनी रेगुलेशन है टेक ओवर वाली वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, दोनों आपको लिख देना। चलो नेक्स्ट अपना आया है इनसाइडर ट्रेडिंग में से। देखो क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, डिस्क्राइब करनी है आपको इनसाइडर ट्रेडिंग एज पर सेबी के रेगुलेशन एंड व्हाट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के बारे में आपको बताना है जो कि एक लिस्टेड कंपनी को अडॉप्ट करना है टू चेक, कंट्रोल एंड कर्ब इनसाइडर ट्रेडिंग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट टॉपिक है, हमने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग को आपको इलाबोरेट कर देना है। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह आपको लिख देने हैं। एंड देन जो अपना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो हमने एकदम लास्ट टॉपिक किया था ना, आईसीएस आपको प्रॉपरली लगाने हैं। जो ऑडिट कमेटी वगैरह है वो चेक करती रहेगी एटलीस्ट वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर कि आईसीएस वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देन जो भी अपनी कंपनी है उसको पॉलिसी प्रोसीजर लगाने हैं फॉर इंक्वायरी इन द केस ऑफ लीक या सस्पेक्टेड लीक ऑफ इंफॉर्मेशन, यूपीएसआई वगैरह। ठीक है, और वो जो आपकी पॉलिसी वगैरह है उसको बोर्ड से अप्रूवल दिलवाना होगा। ठीक है, इंक्वायरीज वगैरह टाइम पे होंगी।
किस तरीके से लोगों को हम इनसाइडर बनाए, मतलब किस तरीके से हम उनको यूपीएसआई शेयर करें, उसके लिए क्या पॉलिसी वगैरह होनी चाहिए, और अगर हमने किसी के साथ में ऐसे यूपीएसआई शेयर की है तो उनकी क्या ड्यूटीज एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, वो सब चीजें। देन एक विसिल ब्लोअर पॉलिसी, ठीक है, हम पढ़ते ही हैं, कंपनीज एक्ट में भी काफी बार हमने पढ़ा है, वो सब बनाना है। एंड देन अपने एम्प्लॉयज को भी बताना है कि ऐसी सारी पॉलिसी है, तो अगर उनको लगता है कि कोई भी पर्सन जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है या करने वाला है तो वो रिपोर्ट कर सके पहले ही, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या बोला है यहाँ पे कि अगर इंक्वायरी वगैरह इनिशिएट हुई है तो जो भी इंटरमीडियरीज या फिड्यूशरीज वगैरह इन्वॉल्व होते हैं वो सब भी कोऑपरेट करेंगे। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार लगा लो इसको, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है जो कि अपना जून 24 वाले अटेम्प्ट में आया हुआ है, ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगेन वही वाली बात है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे केस स्टडी देख के ही बस उनको जाता है कि नहीं हमें तो आएगा ही नहीं। बहुत बार क्या होता है कि केस स्टडी का आंसर भी, मतलब हम अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे ना तो हमें भले ही हमने ऐसा कुछ नहीं देखा हो क्वेश्चन पहले, लेकिन क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि आपको आंसर में लिखने में हेल्प होंगी। देखो पढ़ो एक बार। एक पीएसयू है, उसको दो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, वन इन द फेवर ऑफ गमन इंफ्रा जीआईपीएल एंड अनदर इन द फेवर ऑफ सिंपल इंफ्रा लिमिटेड, ठीक है। पीएसयू ने दो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जीआईपीएल को और एक एसआईएल को। रंजन सीएमडी था, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीआईपीएल, जब उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था उस पीएसयू से, ठीक है। रंजन सीएमडी था। अब GIPL and SIL had entered into two shareholders agreement which were terminated later by the GIPL board। अब इन दोनों ने शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स वगैरह जो है ये सब कुछ कर रखे थे जो आगे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। रंजन जो था सीएमडी, उसने अपने शेयर्स बेच दिए, उसने अपने शेयर्स बेच दिए बिफोर इट वॉज इंटीमेटेड टू एनएससी। एनएससी को पता चलता इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, टर्मिनेशन के बारे में, उससे पहले ही रंजन ने अपने शेयर्स सेल कर दिए, ठीक है। अब यहां तक का देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली बात है रंजन वॉज एन इनसाइडर और उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की है उस इंफॉर्मेशन के चलते कि उसको पता ही था कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है तो शेयर के प्राइसेस गिरने वाले हैं आगे जाके, तो पहले शेयर्स बेच देता हूं। तो हमें यहां तक का क्वेश्चन पढ़ के तो क्या लग रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग है, लेकिन अभी रुक जाओ, आगे पढ़ो। सेबी ने चार्ज किया रंजन को एज गिल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है भाई। लेकिन लेकिन आगे पढ़ो, देखो क्या बोला है। रंजन टुक अ प्ली दैट इट वाज नेसेसरी as a part of corporate restructuring to prevent GIPL parent company from going into bankruptcy, which was factually found to be correct। ये एक एक्चुअल केस स्टडी है, केस लॉ है। देखो क्या बोला रंजन ने आगे जाके कि भाई मैंने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं किया है, मुझे अपने शेयर सेल करने पड़े क्योंकि मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के चलते उसने ऐसा काम किया। अगर वो अपने शेयर सेल नहीं करता तो उसकी कंपनी बैंकरप्सी में जा सकती थी, ठीक है। बेसिकली इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो कंपनी थी ये काफी जो है लॉसेस वगैरह में थी, या हम कह सकते हैं डेट बर्डन इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा था। तो ये कंपनी अपने डेट्स का, ऑब्वियस हम जानते हैं क्या होता है लिक्विडेशन बैंकरप्सी में, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, वो अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पाती। तो सिमिलर ये कंपनी भी अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पा रही थी। तो रंजन को फंड्स अरेंज करने थे तो उसने अपने शेयर्स को सेल करके बेसिकली फंड्स अरेंज किए, और वो फंड्स अरेंज करके उन्होंने क्या किया, पेमेंट किया डेट्स वगैरह का, ठीक है, और अपनी कंपनी को बैंकरप्सी में बेसिकली लिक्विडेशन में जाने से बचाया। और आगे जाके अब देखो यहां तक का पढ़ के तो आपको समझ में नहीं आता कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ही आगे वाली लाइन इसने खुद ही दे दी ना, विच वॉज फैक्चुअली फाउंड टू बी करेक्ट। यानी आगे जाके जब कोर्ट में केस गया था तो कोर्ट को ये पता चला, मतलब जब पूरी इंक्वायरी वगैरह हुई कि रंजन सही बोल रहा है, तो क्वेश्चन में ही आपको बता दिया ना कि फैक्चुअली सही बोल रहा है वो। तो जब रंजन सही बोल रहा है तो फिर हम उसको इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेसिकली। देखो सबसे पहले क्या पूछा कि क्या रंजन इनसाइडर है। हाँ इनसाइडर तो वो है ही ना, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कौन होता है इनसाइडर। देखो क्या बोला, रंजन इनसाइडर है क्या, तो इनसाइडर मींस एनी पर्सन जो कि कनेक्टेड पर्सन है, हमने पढ़ा है, या फिर उसके पास में यूपीएसआई है। सिंपल, तो उसके पास में ऑब्वियसली बात है यूपीएसआई थी, वो इनसाइडर था, ठीक है, कंपनी में इन्वॉल्व था। इसके बाद देखो क्या बोला, सिंस रंजन वाज सीएमडी हैविंग पोजीशन ऑफ यूपीएसआई, ऑब्वियसली बात है वो इनसाइडर है।
और अगेन जो कंपनीज वगैरह होती हैं लिस्टेड वाली, उनका पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से उनको इंफॉर्मेशन दी जाए यूपीएसआई। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कौन सा मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, वही वाला पॉइंट आपको यहाँ पे एलैबोरेट कर रखा है कि इंडिविजुअल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मेजरली आपको क्या बताना है कि रंजन जो था उसके पास यूपीएसआई थी एंड दैट इज वाई वो यहाँ पे इनसाइडर था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, सेकेंड क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ यूपीएसआई। सिंपल डायरेक्ट आपसे पूछा है यूपीएसआई का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो आपको यूपीएसआई का पूरा जो मीनिंग है वो लिख देना है। मतलब ऐसी कोई सी भी इंफॉर्मेशन जो कि अनपब्लिश्ड है, मतलब पब्लिक को नहीं पता है, और ऐसी इंफॉर्मेशन अगर जो पब्लिक को पता चल जाएगी तो उससे सिक्योरिटीज की प्राइसेस पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, वही तो यूपीएसआई होती है, कंपनी की जो इंफॉर्मेशन जो कि नॉट जनरली अवेलेबल, बट अगर वो अवेलेबल होगी तो मटीरियली इफेक्ट द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। जनरली सॉरी ऑर्डिनरीली इंक्लूडिंग बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड, तो मतलब ये सब चीजें उसमें आती है, लेकिन और भी चीजें आ सकती है। तो मेनली उसमें सब चीजें क्या आती है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, डीलिस्टिंग, चेंजेस इन केएफपी। आपको याद होगा मैंने आपको क्लास में इसमें और भी पॉइंट्स ऐड करवाए थे। मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट है सेबी के रेगुलेशंस में, और भी काफी सारे पॉइंट्स ऐड हुए हैं, लेकिन एग्जाम में अभी आपको वो वाले एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिख कर आने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपके इंस्टीट्यूट ने वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ऐड नहीं किया, तो एग्जाम में तो आपको यहीं तक ही लिख के आना है, सफिशिएंट है। ठीक है, सो इतना भी लिख दोगे तो आपका चल जाएगा। चलो, तो बेसिकली आपको यूपीएसआई को यहाँ पे एलैबोरेट कर देना। अब देखो यहाँ पे जो है वो हमने डेफिनेशन लिख दी यूपीएसआई की। अब जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टर्मिनेट हुआ था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी वजह से भी प्राइसेस इंपैक्ट होंगे सिक्योरिटीज के, तो वो भी यूपीएसआई में इंक्लूड होगा, है ना। तो वो भी आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हो कि क्योंकि चेंजेस वगैरह यहाँ पे हुए हैं, टर्मिनेशन वगैरह यहाँ पे हुआ है बेसिकली, तो टर्मिनेशन अगर होता है तो उसकी वजह से प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज पे इंपैक्ट आता है, तो उसको भी हम यूपीएसआई मान लेंगे। ठीक है, तो वो आप एक यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, लास्ट क्वेश्चन, आर द चार्जेस ऑफ सेबी करेक्ट। सेबी ने जो चार्जेस लगाया, देखो सेबी ने यहाँ पे क्या चार्जेस लगाए थे, सेबी ने यहाँ पे चार्जेस लगाए थे, सेबी चार्ज रंजन एज गिल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी ने रंजन को क्या कहा था कि आप गिल्टी हो। तो क्या सेबी सही है? अब नॉर्मली अगर हम देखें तो सेबी सही है, लेकिन इस लाइन की वजह से हमें ये समझ में आया कि कोर्ट ने, अब यहाँ पे देखो इलैबोरेट नहीं कर रखा है, बट एक लाइन यहाँ पे ये बता रखी है कि फैक्चुअली वो चीज जो है वो करेक्ट थी। तो जो एक्चुअल केस स्टडी है वहां पे कोर्ट ने, मतलब कोर्ट में सब जो केस वेस हुआ था, तो वहां पे जाके प्रूव हुआ था कि रंजन सही बोल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको लिखना है यहाँ पे कि सेबी गलत है। देखो क्या बोला, ऑन वन हैंड देयर इज अ क्लियर इनसाइडर ट्रेडिंग बट, अच्छे से पढ़ना, ऑन वन हैंड, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये पॉइंट नंबर 3 आएगा यहाँ पे, है ना, तो इसको काट के आप थर्ड कर देना। हाँ, तो ऑन वन हैंड देयर इज अ क्लियर इनसाइडर ट्रेडिंग बट ऑन द अदर हैंड द मोटिव इज इंपॉर्टेंट। मोटिव इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसने वहां पे क्यू सेल किया अपनी कंपनी को बैंकरप्सी से बचाने के लिए, तो उसका मोटिव देखो यहाँ पे, इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसका मोटिव मैलाफाइड होता है, उसका मोटिव क्या होता है, अपने लिए प्रॉफिट कमाने वाला। ठीक है, पर यहाँ पे उसका मोटिव ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या बोला यहाँ पे, देखो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, केस गया था, हेल्ड दैट ऑल्दो द इंफॉर्मेशन वाज प्राइस सेंसिटिव, ठीक है, लेकिन रंजन की सेल वाज अ केस ऑफ डिस्ट्रेस्ड सेल एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। उसने अपनी कंपनी को बैंकरप्सी से बचाने के लिए वो सेल की है। ठीक है, इसीलिए हम उसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं मानेंगे, और ये केस लॉ था। अब ऑब्वियसली बात है, अपना जो है इतना डिटेल में आपको केस लॉ का नाम वगैरह तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप ये पॉइंट नहीं भी लिखते हो तो भी ठीक है, आप इसके बेसिस पर भी अपना आंसर कर सकते हो कि भाई फैक्चुअली जब वो चीज करेक्ट फाउंड हुई है तो इसीलिए से भी गलत है ना। ठीक है, सो ऑल्दो सुपरफिशियली इट टैंटामाउंट टू वायलेशन, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो मोटिव ऑफ द सेल है हम वो करेंगे कंसिडर। सो मोटिव ऑफ द सेल क्या था, अपनी कंपनी को लिक्विडेशन से बचाने के लिए, तो सेबी के चार्जेस सही नहीं है। ठीक है, सो ये बेसिकली अपना यहाँ पे केस स्टडी वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको अब एक बार अच्छे से देख लेना। चलो अब सारे बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 4, an insider cannot make a public issue or right issue, sorry insider नहीं है, issuer, sorry, an issuer cannot make a public issue or right issue
of equity shares and convertible securities under certain conditions, explain that conditions for a public issue or right issue। अब बेसिकली जो अपना यूनिट नंबर 1 है उसमें से अपना ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखो आपको याद होगा जो अपना फर्स्ट यूनिट है उसमें बेसिकली अपने कौन से रेगुलेशंस है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, ठीक है। अब सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में मैंने आपको दो रेगुलेशंस पढ़ाई है जो कि इस क्वेश्चन में आएंगी। एक तो हमने पढ़ा है रेगुलेशन नंबर 5 और एक हमने पढ़ा है रेगुलेशन नंबर 7। रेगुलेशन नंबर 5 में हमने क्या बात की है, कौन कौन सी एंटिटीज इशू नहीं ला सकती, आईपीओ नहीं ला सकती, ठीक है, इन एलिजिबल एंटिटीज। एंड रेगुलेशन 7 में हमने बात की है जनरल कंडीशंस। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, आपका जो स्टडी मैट है, आपके स्टडी मैट में रेगुलेशन 5 और रेगुलेशन 7 को कंबाइन करके दे रखा है और जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उसमें भी कंबाइन करके दे रखा है, ठीक है। सो बेटर है आप जो है वो इस तरीके से कर लो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप रेगुलेशन 5 की हेडिंग बनाकर लिख देते हो या 7 की हेडिंग बनाकर लिख देते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो ये लोग क्या करते हैं, जैसा स्टडी मैट में उन्होंने दे रखा है रेगुलेशन 5 और 7 को कंबाइन कर रखा है, ठीक है। कुछ भी मतलब बीच में 5 के पॉइंट्स डाल दिए, फिर कुछ 7 के पॉइंट्स डाल दिए, फिर 5 के पॉइंट्स डाल दिए, तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। बट ये सजेस्टेड आंसर्स में भी वही दे रहा है, ठीक है। सो ये कॉपी चेक भी अगर करेंगे तो इसी बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी कि 5 और 7 दोनों की कंडीशंस यहाँ पे आपको लिखनी है। अब देखो कैसे है, तो पहले तो आप वही लिख दोगे कि इशूअर नहीं लेके आ सकता है जब तक कि फॉलोइंग कंडीशंस पूरी नहीं होती। देखो सबसे पहले क्या बोला है, इशूअर, प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर्स, ये सब डिबैड है, ठीक है। अगर डिबैड है ऑब्वियस सी बात है तो आप नहीं लेके आ सकते। अब ये रेगुलेशन 5 का पॉइंट है, ठीक है। अब ये बाकी सारे जो पॉइंट्स आ गए ये सब 7 के सारे पॉइंट स्टार्ट हो गए कि हमें स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन लगानी है, एक को डेजिग्नेटेड बनाना है, देन एग्रीमेंट करना है विद डिपॉजिटरी, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप करना है या फोरफीट करना है, फर्म अरेंजमेंट्स करने हैं, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग को डीमैट करना है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 25% मैंने आपको लिखवाया था सब कुछ। अच्छा अब देखो अगेन पॉइंट नंबर एच में रेगुलेशन 5 का पॉइंट डाल दिया, विलफुल डिफॉल्टर। तो पहले 5 का पॉइंट डाला फर्स्ट वाला, देन 7 के पॉइंट्स दिए सारे बी ऑनवर्ड्स, एंड देन वापस 5 का पॉइंट डाल दिया। और ये दो एक्स्ट्रा ही पॉइंट्स हैं कि इशू कब तक ओपन रहेगा एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होगा, और अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव होता है तो फिर अलॉटमेंट नहीं होगा, रिफंड होगा, ठीक है, रिफंड होगा फोर्थ विथ। अच्छा बेसिकली एक और चीज है, ये हमने अलग से लिखा था कि जब भी नहीं आता है 90% तो हम रिफंड करते हैं, तो पहले था 15 डेज के अंदर अंदर आपको रिफंड कर देना है, पर अब ये अमेंड हो चुका है, अब ये कितना है, नॉट लेटर देन 4 डेज। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है, कि इशू क्लोज होने के 15 डेज नहीं है, अब 4 है, ये अमेंड हो चुका है, मैंने इसीलिए आप इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगी कि अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे ही आंसर कर लो, मतलब रेगुलेशन 5 के पॉइंट्स भी लिखो, अब इसने 2 ही लिखे हैं, आप चाहे तो सारे लिख सकते हो, वैसे भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और रेगुलेशन 7 के भी लिखाओ और लास्ट में ये 2 पॉइंट्स भी लिखाओ, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ ही एक साथ ही मर्ज करके इसने आंसर में दे दिया है। तो ठीक है आप क्या कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे लिखाओ, नहीं तो रेगुलेशन 5 की हेडिंग बनाकर आप वैसे लिख दो रेगुलेशन 5, रेगुलेशन 7 की हेडिंग बनाकर आप उसके सारे पॉइंट्स लिख दो एक साथ, मतलब इसने तो मिक्स कर दिया ना कि पहले 5 का दिया फिर 7 फिर 5, आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 का पहले लिख दिया, देन आपने 7 का लिख दिया और लास्ट में आपने ये 2 पॉइंट्स लिख दिए नोट बना के, तो वो चीज भी ठीक है। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि 5 और 7 दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है, ओनली 5 या ओनली 7 मत लिखना, ऑल्दो क्वेश्चन में इसने कंडीशंस ही पूछी हैं, ठीक है, तो रेगुलेशन 7 का ही वैसे तो रेफरेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी आप दोनों ही लिखना। और मैंने आपको यहाँ पे हिंट के लिए लिख भी दिया है कि रेगुलेशन 5 एंड रेगुलेशन 7 आपको दोनों एक्सप्लेन करनी है, और रेगुलेशन 5 अपना क्वेश्चन 7 में गिवन है, रेगुलेशन 7 अभी हम पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन 8 में गिवन है, तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो। चलो देखो क्वेश्चन 5 क्या बोला है, वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन बाय लिस्टेड एंटिटी या कंपनी इन प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अगेन जो अभी अपना ऊपर क्वेश्चन आया था इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, वही तो स्टेप्स हैं, तो मैंने आपको ऊपर भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, तो पूरा आपको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को क्या कर देना है, इलैबोरेट कर देना है, सेम है, मैं वापस से रीड नहीं कर रही हूँ। चलो तो ये तो अपने सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसके ऊपर। अब देखो क्या बोला, सबसे पहले जो अपना एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है ना, आईपीओ की सिंपल रेगुलेशन 6। अब आपको याद होगा
हमने रेगुलेशन 6(1) पढ़ा है, ठीक है। और अगर 6(1) से आप नहीं ला पाते हो, मतलब कंडीशंस पूरी नहीं हो पाती है, तो रेगुलेशन 6(2 जो अपना ऑल्टरनेट रूट है बुक बिल्डिंग वाला, तो 6(1) एंड 6(2 आपको दोनों यहाँ पे क्या कर देने हैं, इलाबोरेट, ठीक है। 6(1) की सब कंडीशन लिख दोगे, ठीक है। एंड अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ 6(1) मीट नहीं होती है तो आप 6(2 लिख दोगे बुक बिल्डिंग वाला, है ना, QIB वाला। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 7, वही जो रेगुलेशन 5 है, देखो विच एंटिटीज आर नॉट एलिजिबल टू मेक IPO, कौन सी एंटिटीज IPO लेकर नहीं आ सकती है, तो यहाँ पे आपको रेगुलेशन 5 को इलैबोरेट करना है। वही जो इशूअर, प्रमोटर वगैरह डिबार्ड है, ठीक है, या वो किसी दूसरी कंपनी के इशूअर, सॉरी दूसरी कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर वगैरह है और वो कंपनी डिबार्ड है, या विलफुल डिफॉल्टर है, फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, या फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, भाग गए इंडिया से, तो बेसिकली ये सब आपको लिख देना है। या फिर आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप पे सिंपल रेगुलेशन 5 को इलैबोरेट कर देना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, रेगुलेशन 7 का पूछा है जनरल कंडीशंस दैट नीड टू बी इंश्योर्ड, है ना। तो रेगुलेशन 7 आपको जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था वही सारी कंडीशंस हैं, वो आपको लिख देनी है, ठीक है। वही एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी एग्रीमेंट, है ना, देन डीमैट फॉर्म में होना चाहिए, एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप को फुली पेड अप, वही आप सारा रीड कर लेना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंशियल प्राइसिंग, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। डिफरेंशियल प्राइसिंग, अलग अलग प्राइसिंग जो है वो रख सकते हैं, तो उसकी क्या कंडीशंस है, हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, वो आपको यहाँ पे सारा लिख देना है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन, अच्छा ऊपर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहां पे आपका क्वेश्चन आया था ऑब्लिगेशंस ऑफ टारगेट कंपनी, तो ऑब्वियस है आपका ऑब्लिगेशंस ऑफ द एक्वायरर भी आपसे पूछ सकता है कि एक्वायरर की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे, डायरेक्ट है अगेन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्कस द मोड ऑफ पेमेंट, ये हमने टॉपिक किया था कि जो एक्वायरर है उसने ओपन ऑफर लेकर आया, पब्लिक से शेयर्स वगैरह एक्वायर किए, तो वो किस मोड में उनको पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो वो आपको लिख देना है, वो हमने सारा पढ़ा है, कैश में कर सकता है, या लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह दे सकता है एक्वायरर के या PAC के, ठीक है, या सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो दे सकता है, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो दे सकता है, या कॉम्बिनेशन सबका मिलाकर, ठीक है। चलो तो ये बेसिकली क्या हो गया, मोड ऑफ पेमेंट। इसके बाद देखो क्या बोला है, क्वेश्चन 12, ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स वंस मेड शेल नॉट बी विड्रॉन एक्सेप्ट अंडर सर्टेन कंडीशन। विड्रॉल ऑफ ओपन ऑफर हमने पढ़ा है, नॉर्मली अगर आपने एक बार ओपन ऑफर दे दिया तो विड्रॉ नहीं हो सकता है, बट कुछ कंडीशंस के अंदर वो विड्रॉ हो सकता है। तो बेसिकली वो जो एक्सेप्शंस वाले सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे वो आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख देने हैं। देखो सबसे पहले क्या था कि जो भी आपको स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स वगैरह चाहिए थे अथॉरिटीज की, वो रिफ्यूज हो गए, अप्रूवल ही नहीं मिला, एक्वायरर मर गया, नेचुरल पर्सन था वो मर गया, या कोई एग्रीमेंट में कंडीशन वगैरह लिखी हुई थी जो कि पूरी नहीं हो पाई और जो कि आउटसाइड द कंट्रोल है, मतलब बस की बात नहीं है, ठीक है, वो कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है और वो हमारे कंट्रोल से बाहर है और हमने डिस्क्लोज कर दी है वो चीज, या फिर बोर्ड सेबी नहीं जो है सर्कमस्टांसेस वगैरह जो है ऐसी है कि सेबी नहीं अलाउ कर दिया या बेसिकली बोल दिया विड्रॉल करने के लिए। अच्छा फिर बोला है कि अगर विड्रॉल वगैरह हो जाता है तो हमें 2 वर्किंग डेज में वही है अनाउंसमेंट देनी होगी सेम न्यूज़पेपर्स में, और बोर्ड को, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को एंड टारगेट कंपनी को इंटीमेट करना होगा, ठीक है, कि विड्रॉल हो चुका है। तो ये आपको लिख देना है कि कब कब विड्रॉल जो है वो किया जा सकता है, एक्सेप्शंस। नेक्स्ट आ जाओ, in the last board meeting one of the board members wanted to understand the principles। अब देखो क्या क्वेश्चन आया, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। डायरेक्ट क्वेश्चन है बट एक केस स्टडी के फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया है। तो इन द लास्ट बोर्ड मीटिंग वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, मतलब एक डायरेक्टर आपसे जानना चाहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर क्या है अंडर सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। आपको कुछ नहीं है, एक्सप्लेन करना है कोड्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, सिंपल। चलो अब देखो क्या बोला है, वही सारे पॉइंट्स हैं, फ्रॉम पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन UPSI, यूनिफॉर्म यूनिवर्सल डिसमिनेशन, सीनियर ऑफिसर को डेजिग्नेट करना है चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, फ्रॉम डिसमिनेशन ऑफ UPSI जो सिलेक्टिवली या गलती से डिस्क्लोज हो जाती है, एप्रोप्रिएट फेयर रिस्पॉन्स टू क्वेरीज वगैरह, र्यूमर्स वगैरह तो उसको क्लियर करो, ठीक है, या जो भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर किए विद एनालिस्ट या रिसर्च पर्सोनल वो UPSI नहीं होनी चाहिए, ठीक है,
डेवलप करनी है आपको, ट्रांसक्रिप्ट या रिकॉर्ड वगैरह, जो मीटिंग्स वगैरह हुई उनका रिकॉर्ड रखना है, एंड देन जो भी यूपीएसआई है उसको नीड टू नो, जिसको जरूरत है उसको ही बताना है हमें, हर किसी को यूपीएसआई नहीं देनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। सो ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे सेबी के सारे जो क्वेश्चंस है वो होते हैं कंप्लीट। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट आप देख लो क्वेश्चंस जो है वो एकदम डायरेक्ट और इजी से ही क्वेश्चंस इसमें से आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छा खासा इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।